राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में और आशा करती हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की नई कहानी। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक पुरानी कहावत है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कि वो कहावत ये है कि के दिल में हमेशा एक काला होता है, एक डर होता है उसे अपनी चोरी पकड़े जाने का। यानी कि उसको देख कर के, जिसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये बहुत पुरानी कहावत है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि एक कातिल जो बमुश्किल आधे घंटे पहले एक कत्ल करके कर चुका है, तो क्या उसके आवाज़ में कोई बदलाव होता है या कोई घबराहट या उसके चेहरे पर कोई शिकन इस तरीके से होती है, या फिर यूँ कहिए कि एक कातिल है जो अभी मतलब कोई कत्ल करने की सोच रहा है या कत्ल करने जा रहा है, तो क्या उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके चेहरे के हाव भाव से, उसकी मनोस्थिति या उसके इरादों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो जो मेरी कहानी है उसकी शुरुआत भी मैं इसी चीज़ से करना चाहूँगी। आपको दो पहलू दिखाऊंगी, एक ही इंसान के दो पहलू या दो तस्वीर दिखाना चाहूँगी, या यूँ कहिए एक आवाज़ है और दूसरी तस्वीर है। एक है कत्ल के कुछ घंटे पहले की और एक है ठीक कत्ल के कुछ घंटे बाद की। कहानी की शुरुआत होती है एक हनीमून कपल से। तो इसमें जो है 23 मई की सुबह लगभग 1:30 बजे के करीब सोनम की बात अपनी सास यानी कि राजा रघुवंशी के माँ से होती है। ये बात होती है 23 मई दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच। उस समय सोनम जो थी वो चेरापूंजी के एक इलाके में थी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप वो रिकॉर्डिंग सुनिए, जो या वो यूँ कहिए वो वार्तालाप सुनिए जो सोनम और उसकी सास यानी कि राजा रघुवंशी की सास के बीच लगभग 30-40 सेकेंड की जो वार्तालाप हुई है उसको सुनिए। हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो पहाड़ के अंदर मना करी थी मैंने, तो सुनते नहीं है। हाँ, अच्छा, तो चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख लेते। तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। अच्छा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ, फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल में, वो तो मैं भी जा सकती हूँ। जैसे अपन केदारनाथ गए थे। तो बहुत इजी है।
मत जाइए। तो आपने वो सारी रिकॉर्डिंग सुन ली, और अगर आपने ध्यान से उस रिकॉर्डिंग में कुछ मतलब नोटिस नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें सोनम एक अलग ही तरीके से हंस रही है। पता नहीं शायद आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आखिर बात करते करते सोनम हंसी क्यों, उसे किस बात पर इतनी हंसी आ रही थी। तो अब आप लोगों ने सोनम की हंसी भी सुनी। आप लोग में से कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, आप लोगों का कहना काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जब कभी भी दो लोग आपस में बात करते हैं, चाहे फ़ोन पे, तो उसमें हर प्रकार की बात होती है। उसमें हंसी भी होती है, मजाक भी होता है, कई यहाँ वहाँ की बातें भी होती हैं, और गुस्सा, नाराज़गी, मतलब हर तरीके की बात होती है। तो इसमें भी आप लोगों को आप में से कई लोगों को कोई कुछ अजीब नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या कोई कातिल जिसने अभी अभी मतलब बमुश्किल आधे घंटे पहले कत्ल किया हो, और वो इस तरीके से नॉर्मली बात कर सकते हैं या इस तरीके से हंस सकता है? क्या उसकी आवाज़ में किसी प्रकार की कोई घबराहट, गड़गड़ाहट, हिचकिचाहट नहीं होगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो अभी आपने सोनम और उसकी सास के बीच की बातें सुनी, या सोनम की हंसी की आवाज़ सुनी, तो ये आवाज़ उसी समय की है जिससे ठीक आधा घंटा पहले, मतलब जब ये सोनम और उसकी सास के बीच में वार्तालाप हो रहा है, उस टाइम सोनम लगभग आधे घंटे पहले अपने पति राजा रघुवंशी के हत्या के षड्यंत्र में शामिल थी, और खुद उसने अपने सामने सुपारी किलर्स को ऑर्डर दिया था अपने पति की हत्या करने का। या सीधे तौर पे कहें तो इस वार्तालाप से ठीक आधे घंटे पहले सोनम अपने पति की हत्या कर चुकी थी। 23 मई दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच राजा रघुवंशी का मर्डर हो चुका था। और मज़ेदार बात यह है कि इस मर्डर का, जब ये मर्डर हो रहा था, तो उन सुपारी किलर्स के साथ सोनम भी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर के ये सब कुछ देख रही थी, और बाकायदा उसने उनको ऑर्डर किया, हिट हिम। और जहाँ पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी, ये शिलोंग की वही जगह है जहाँ पर जिसका जिक्र राजा ने भी अपनी माँ से किया था और सोनम ने भी अपनी सास से किया था, कि जहाँ पर पहुँचने के लिए कम से कम 3000 स्टेप नीचे उतर के गहराई में जाना पड़ता है। मतलब 3000 स्टेप नीचे जा कर के उस गहराई में एक झरना था, जिसको देखने के लिए राजा और सोनम गए थे, क्योंकि सूत्रों से पता लगा है कि राजा को ट्रैकिंग का बहुत शौक़ था। और आपने सुना भी होगा रिकॉर्डिंग में कि राजा रघुवंशी की माँ ने बोला भी था कि फव्वारा देखने के लिए नीचे क्यों गए, ऊपर से ही देख लेते। क्योंकि राजा रघुवंशी को ट्रैकिंग करना पसंद था और उसे ट्रैकिंग करनी थी, और जिस जगह वो गए थे शिलोंग, वहाँ पर उनको जानने वाला या हिंदी बोलने वाला कोई नहीं था। इसीलिए बहुत आसानी से ये जो 3 सुपारी किलर थे, या क्यों कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, इनके साथ राजा की और सोनम की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो गई। ये जो सब कुछ इंसिडेंट हुआ है, ये हुआ है 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में।
यानी कि 1:30 बजे से पहले पहले ये सब कुछ हो चुका है। और आपने सोनम और उसकी सास के बीच में जो तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या बातचीत गए? हुई है उसमें आपने ध्यान से अगर सुना है तो सोनम हांफते हुए बता भी रही है कि नीचे जाते हुए भी खड़ी चढ़ाई है और ऊपर वापसी के लिए भी खड़ी चढ़ाई है। नीचे से देख लेते। तो जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं हाँ, नीचे से देख लेते। 4 जने यानी कि सोनम और 3 सुपारी किलर सारा मामला निपटाने के बाद, तो इसी बीच 1:30 बजे के बीच सोनम की सास का फोन आता है। दूध होगा। जब राजा की माँ सोनम को यानी कि अपनी बहू को फ़ोन करती है तो उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस टाइम वो अपनी बहू से नहीं एक कातिल से बात कर रही हैं, और कातिल भी वो जिसने उनके लाल की हत्या करी है। तो वो सोनम से बोलती हैं कि राजा फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्या बात है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो सोनम बताती है कि उसमें नेटवर्क नहीं है, फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया है। अभी थोड़ी देर में आपकी उनसे बात करवाती हूँ। फ़ोन में सोनम अपनी सास से बहुत इत्मीनान से हर चीज़ की बात करती है। झरने का जिक्र करती है, अपने उपवास का जिक्र करती है, ख़राब कॉफ़ी का जिक्र करती है, और साथ ही साथ एक झूठ और भी बोलती है कि नेटवर्क इशू होने के कारण राजा का फ़ोन नहीं लग पा रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। और वो कहती है कि वो अपने फ़ोन से उनके बेटे राजा से बात भाई करवा मर गया देगी। और बहन व्यूज बटोर रही है क्या सोशल आप मीडिया पर। इस हंसी की आवाज़ को सुनकर या इस पूरे वार्तालाप को सुनकर कहीं से भी कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही शख्स है जो अभी अभी अपने किसी अजीज़ का कत्ल कर गया है। इससे तो यही जाहिर होता है कि यकीनन सोनम एक बहुत बेहतरीन कलाकार अदाकारा है, जिसने बखूबी अपने अभिनय का परिचय देते हुए अपनी आवाज़ पर और अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया। उसने बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं होने दिया अपनी सास को कि जिस बेटे के बारे में वो पूछ रही हैं उसका कत्ल महज आधे घंटे पहले वो खुद करवा के आई है। तो ये थी मेरी कहानी की पहली तस्वीर, या यूँ कहिए पहली आवाज़, पहली रिकॉर्डिंग जो खुद राजा रघुवंशी की माँ ने अपने फ़ोन से की थी। अब मैं आपको इस कहानी की दूसरी तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। अभी तक जो आपने आवाज़ सुनी, जो वार्तालाप सुनी, वो थी राजा के कत्ल के लगभग आधे घंटे बाद की आवाज़। लेकिन अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रही हूँ वो राजा के कत्ल के कुछ टाइम पहले की है। तो चलो पहले आपको मैं दिखा देती हूँ वो तस्वीरें। इस सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि राजा और सोनम एक स्कूटी पे सवार होकर के आते हैं और सोनम के पास एक वाइट कलर का हैंडबैग है, सूटकेस टाइप में। वो एक स्टे होम के पास स्कूटी रोकते हैं और इस बीच जो राजा है वो होटल के अंदर जाता है, वहाँ से कुछ बात करके वापस आते हैं, और जो सोनम है वो बाहर ही रहती है। कभी वो स्कूटी पे बैठती है, कभी दाएं बाएं देखती है, फिर वो अपना सूटकेस खोलते हैं, उसमें से कुछ सामान निकालते हैं, कुछ स्कूटर की डिग्गी में डालते हैं, कुछ उसके अंदर पैक करते हैं। फिर उसके बाद जो राजा है वो उस सूटकेस को लेके होटल के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि सोनम के चेहरे में कुछ हलचल सी है, कुछ जिसे कहें उसके चेहरे से साफ झलक रहा है कि वो किसी परेशानी में है। वो बार बार अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही है, स्क्रीन बार बार उसमें कुछ टाइप कर रही है, कभी दूर जा रही है, कभी नज़दीक जा रही है। तो ये सारी चीज़ें उस फुटेज में साफ दिखाई दे रही हैं। और हाँ, ये स्कूटी वही थी जो
आम तौर पर ऐसे हिल स्टेशंस में जो लोग बाग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो अपने आगे आगे के सफ़र के लिए उसको हायर करते हैं, क्योंकि इन पहाड़ियों में चलना बहुत मुश्किल होता है, तो कोई ना कोई व्हीकल तो उन्हें चाहिए होता है जो वहाँ पर ऐसे एरियाज़ में इजीली मतलब रेंट पे मिल जाता है। तो ये वही स्कूटी थी जो राजा रघुवंशी और सोनम ने रेंट पे ली थी। इसके बाद राजा और सोनम स्कूटी से सवार होकर के आगे के लिए चले जाते हैं। यहाँ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि यहाँ आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस हुआ कि सोनम के चेहरे में या सोनम के दिल में कोई डर है, उसके चेहरे में कोई डर नज़र आ रहा है, या उसको किसी प्रकार का कोई मलाल है या गिल्टी फील हो रही है कि वो क्या करने जा रही है, और जिसका वो कत्ल करने की प्लानिंग कर रही है उसी के साथ वो आगे घूमने जा रही है। तो ये मैंने अपनी कहानी के दोनों आपको तस्वीरें दिखा दी। एक वो आवाज़ जो कत्ल करने के बाद की थी, बड़े इत्मीनान से वार्तालाप हो रहा था, और एक ये तस्वीर, ये सीसीटीवी फुटेज जो कत्ल के पहले की थी, जिसमें कत्ल की प्लानिंग की, यानी कि जैसे कहें पूरी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी। इन दोनों ही तस्वीर या आवाज़ को सुन करके या तस्वीरों को देख करके आप कहीं से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इंसान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। ये चेहरा और ये आवाज़ सुनाना आप लोगों के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी था ताकि ज़िंदगी में किसी मोड़ पर कहीं पर आप लोग इस तरीके का धोखा ना खा सकें। लेकिन राजा की लाश मिलने के बाद भी यही सवाल लोगों के जहन में था कि राजा की तो लाश मिल गई, उसकी तो डेड बॉडी मिल गई, लेकिन सोनम कहाँ है। अब जो है सोनम के लिए सर्च ऑपरेशन चलता है, और सर्च ऑपरेशन को चलते हुए भी लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं, और 2 हफ्ते तक सोनम का कहीं कुछ पता नहीं चलता। लेकिन 9 जून को अचानक रात के 1:30-2 बजे के करीब सोनम गाज़ीपुर के एक ढाबे पर मिलती है। वो उस ढाबे वाले भैया से बोलती है, रोते हुए बोलती है कि भैया एक कॉल करनी है, मेरा फ़ोन वगैरह सब गायब हो गया है, मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है, मुझे अपने घर में फ़ोन करना है। यहाँ सवाल ये उठता है कि 23 मई, जिस दिन से इनकी गुमशुदगी की तलाश जारी होती है, उस दिन से लेके 9 जून तक सोनम कहाँ रही। क्योंकि अगर सोनम किडनैप नहीं हुई, उसको कुछ नहीं हुआ, तो आखिर वो थी कहाँ। वो जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, जब उनसे इंदौर पुलिस ने अपने ही लेवल पे जब इंक्वायरी स्टार्ट करी, तो सारी जो कहानी है उस पर से पर्दा धीरे धीरे उठता चला गया। इंदौर पुलिस के मुताबिक वो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर गवाही देते हैं कि 23 मई को काम पूरा हो जाने के बाद, यानी कि राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद, वो तीनों वापस आ जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो तीनों गुवाहाटी पहुँचते हैं, और फिर गुवाहाटी से यूपी होते हुए वो इंदौर चले जाते हैं। अब इस सीन से वो तीनों जो सुपारी किलर हैं वो गायब। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है कि सोनम 23 मई से 9 जून तक कहाँ थी। सुनने में आया है कि सोनम भी 23 मई को, जब उसके पति राजा की हत्या हो जाती है, उसके बाद 1:30 बजे के करीब जब उसकी सासू माँ से उसकी बातचीत होती है, उसके बाद वो भी शिलोंग से गुवाहाटी चली जाती है, लेकिन वो अलग से जाती है। सोनम जो है शिलोंग से गुवाहाटी सड़क के रास्ते जाती है,
और गुवाहाटी पहुंचने के बाद उसने पहले से ही ट्रेन का जो टाइमिंग्स हैं वो पता कर रखा था। गुवाहाटी से वो ट्रेन पकड़ती है इंदौर के लिए और इंदौर पहुंच जाती है। 25 मई को सोनम रघुवंशी उसी इंदौर में थी जहां से 5 दिन पहले यानी कि 20 मई को वो अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गई थी। वाया गुवाहाटी शिलोंग गई थी। 25 मई तक सोनम और राजा की जो कहानी थी वो मीडिया में इतनी सुर्खियां नहीं बनी थी, इसलिए लोगों को अभी इस कहानी के बारे में इतनी मालूमात नहीं था, या यूँ कहिए सोनम को कोई इतना पहचानता नहीं था, इतना जानता नहीं था। इसलिए ही सोनम को अपने शहर इंदौर में लौटने में कोई खतरा या किसी पहचान का डर नहीं लगा। लेकिन असली कहानी बिगड़ती है 26 मई से। और हाँ, मज़ेदार बात ये तो देखो, जिस राज कुशवाहा का नाम सोनम के साथ जोड़ा जा रहा है वो बाकायदा सोनम के फादर के साथ वो सारी व्यवस्थाओं में सम्मिलित था जो राजा की लाश मिलने के बाद हुई थी उन सब में। मतलब कहीं से भी कुछ ना चेहरे पे शिकन, ना कोई अफसोस, कुछ भी नहीं था। कहानी 26 मई से इसलिए बिगड़ती है क्योंकि दोनों जो परिवार थे बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनके बच्चों का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था और दोनों के ही जो फ़ोन हैं वो रेगुलर कॉन्टीन्यूसली स्विच ऑफ आ रहे थे। तो परिवार बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, स्पेशली उनके भाई वगैरह दोनों के बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब क्या होता है, जब 26 मई तक दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ थे, दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तो दोनों के ही भाई राजा और सोनम के भाई दोनों मिलकर के मेघालय जाते हैं और वहाँ की पुलिस को एक कंप्लेंट लॉन्च करवाते हैं मिसिंग की, दोनों की मिसिंग की। उसके बाद ही ये जो सारी खबर है वो बाहर आती है इंदौर के नेशनल मीडिया के थ्रू और ये सुर्खियां बन जाती हैं। और इस प्रकार ये जो खबर है ये सुर्खियां बनती हैं और 27 मई से पूरे नेशनल मीडिया पे ये सब कुछ वायरल हो जाता है। लेकिन अभी तक इस खबर ने कोई तूल नहीं पकड़ा था, क्योंकि जस्ट एक मिसिंग मतलब गुमशुदगी की तलाश के रूप में ही ये खबर आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी अचानक 2 जून को खबर मिलती है कि जो 2 कपल हनीमून के लिए शिलोंग गए थे उनमें से एक की डेड बॉडी, सड़ी गली डेड बॉडी, उसी खाई में जिसकी सोनम ने अपनी सास से चर्चा करी थी, उसी खाई में एक जने की डेड बॉडी मिलती है। और वो लाश किसी और की नहीं, राजा रघुवंशी की ही थी। वहीं से ये जो खबर है ये मीडिया में फैल जाती है, पूरे मीडिया में, और सारी जो देश की मीडिया है इस खबर को पे टूट पड़ती है और यहीं से एक सनसनी सी फैल जाती है। क्योंकि अब जो पुलिस का जो इंक्वायरी थी, जो भी उसका सर्च ऑपरेशन था, वो अब एक मिसिंग सर्च ऑपरेशन से हट करके अब ये मर्डर मिस्ट्री बन चुकी थी। और इसी के साथ ही सोनम और राजा की जो तस्वीरें हैं वो पूरे नेशनल चैनल पे, नेशनल टीवी पे चलने लगी और वो सबके नोटिस में आए। अब इस खबर को यहीं पे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। 25 मई को सोनम वाया ट्रेन इंदौर पहुंचती है। वहाँ पर उसे मिलता है, उनकी प्री प्लान ये सब चीज़ें होती हैं। उसी प्लान के तहत उसे राज कुशवाहा मिलता है, जो उसका प्रेमी भी बताया जा रहा है, और साथ ही वो जो है राज कुशवाहा वो उनका एम्प्लॉय भी था। तो यहाँ पर राज कुशवाहा जो है सोनम को राजा और सोनम के घर से दूर
उसी इलाके में लेकिन दूसरी बस्ती में एक रूम रेंट पे लेता है और उसमें मतलब उसी के दोस्त का ही रूम होता है, वहाँ पर वो उसको ठहराता है। लेकिन राज कुशवाहा जो है सोनम के साथ वहाँ पे रहता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो खबर है सोनम और राजा की ये पूरी मीडिया में फैल चुकी है और अभी ताज़ी खबर है और दोनों ही फैमिलीज़ को अपने बच्चों की तलाश है, इसलिए वो उसके साथ ठहरता नहीं है। यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो सारी प्लानिंग थी ये ताज़ी प्लानिंग नहीं थी, ये बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी। क्योंकि जो राज कुशवाहा है उसे आपने देखा कि वो कितने मतलब बखूबी अपने रोल को प्ले कर रहा था। वो सोनम के पिता को सांत्वना भी दे रहा था, उनको ढूंढने में, बच्चों को ढूंढने में उसकी मदद भी कर रहा था, राजा के परिवार वालों को भी सांत्वना दे रहा था। यानी कि वो कहीं से भी शो नहीं होने दे रहा था कि इस सारी मर्डर मिस्ट्री में वो खुद इन्वॉल्व है। अभी तक सब कुछ जो था बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कहानी सारी तब बिगड़ी जब सोनम और राजा के जो भाई हैं वो उन दोनों बच्चों को ढूंढते हुए, उनकी खबर लेते हुए खुद मेघालय पहुंच गए और वहाँ की पुलिस से उन्होंने कांटेक्ट किया। जैसे ही सोनम और राजा के भाई लोग शिलोंग पहुँचे और वहाँ के पुलिस से कांटेक्ट किया तो यहाँ पर राज कुशवाहा और सोनम थोड़ा डर गए, क्योंकि उनको मालूम चल गया था कि शिलोंग में उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है और साथ ही साथ इंदौर मीडिया में भी उनके बारे में खबरें वायरल हो रही हैं। अब वो बहुत ज़्यादा डर गए कि शायद उनको यहाँ पर कोई पहचान लेगा। उन्हें इंदौर में भी, जिस इंदौर को वो सेफ समझ रहे थे, उसमें भी उन्हें अब खतरा नज़र आने लगा। और यहीं से शुरू होता है प्लान बी, या यूँ कहिए इस प्लान का पार्ट 2। अब राज कुशवाहा एक अपने दोस्त जो कि एक ड्राइवर था उसको बुलाता है और एक टैक्सी के थ्रू सोनम को इंदौर से बाहर शिफ्ट करने का बंदोबस्त करता है। अब सोनम उस ड्राइवर के साथ टैक्सी में इंदौर से निकल कर के यूपी पहुंचती है। यहाँ आप सोचेंगे कि यूपी ही क्यों, तो मैं बताना चाहूँगी कि यूपी राज कुशवाहा को इसलिए भी सेफ़ लगा क्योंकि वो उसका जाना पहचाना एरिया था। वहाँ पे उसके बहुत सारे रिलेटिव्स और जानने पहचानने वाले रहते थे, इसीलिए उसने सोनम को इंदौर से यूपी ट्रांसफ़र किया। यूपी में सबसे पहले जो सोनम है वाराणसी पहुँचती है और वहाँ से वो यूपी के अलग अलग जगहों में जाती है। मोबाइल उसने अपने पास रखा नहीं था और जो उसका मोबाइल था जो नंबर उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को सबको दे रखा था, उसको उसने डैमेज कर दिया था, स्विच ऑफ कर दिया था, पता नहीं। लेकिन हाँ, एक नंबर था उसके पास जिससे वो राज कुशवाहा के कांटेक्ट में थी और वो नंबर उसने किसी और को नहीं दे रखा था। तो मेघालय पुलिस ने जो सबसे पहले जांच शुरू करी वो उन्होंने करी जो आसपास के सीसीटीवी कैमरास थे उनकी फुटेज निकालने से। जैसे राजा की जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी, जिस खाई में गहराई में, वहाँ आसपास कौन से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि वो जो जगह थी वो 3000 स्टेप नीचे जाने के बाद वो जगह थी, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन हाँ, थोड़ी दूरी पर एक कैमरा था, तो जो बहुत बड़ा क्लू था मेघालय पुलिस के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले उसी कैमरे की फुटेज निकाली। ये सीसीटीवी फुटेज को
चेक करने का आइडिया मेघालय पुलिस को तब आया जब उसका पहला शक उसको हुआ 23 मई दोपहर लगभग 2:15 बजे के करीब, जब राजा और सोनम के भाई उन पुलिस के पास जाते हैं, वहाँ एफआईआर लॉन्च करवाते हैं उनकी गुमशुदगी की और उनको उनका सोशल मीडिया हैंडल दिखाते हैं। तो जो राजा रघुवंशी थे उसके फेसबुक आईडी पर 23 मई दोपहर 2:15 पर एक पोस्ट डलता है जिसमें लिखा होता है 7 जन्मों का साथ। तो यहीं से फर्स्ट क्लू मिलता है मेघालय पुलिस को। अमूमन क्या होता है कि जब भी इस तरीके से कोई कपल घूमने जाता है, या आमतौर पर हम लोग भी कभी घूमने जाते हैं, तो हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे इस तरीके की फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, और स्पेशली लेडीज़ तो करती हैं। तो मेघालय पुलिस बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई, क्योंकि सोनम के सोशल मीडिया हैंडल पे इस तरीके की कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं थी। और ये जो सोशल मीडिया हैंडल है ये मेघालय पुलिस के हाथ तब लगता है जब सोनम का भाई और राजा का भाई दोनों अपने परिजनों को ढूंढते हुए मेघालय पहुंचते हैं और वहां की पुलिस को एक एफआईआर लॉन्च करते हैं वहाँ पे। इधर मेघालय पुलिस पर पूरी तरीके से प्रेशर है सोनम को ढूंढने का, और जो राजा रघुवंशी है उसकी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने का, क्योंकि इस पूरी खबर पर के बाद मेघालय पुलिस, या यूँ कहें मेघालय के लोगों पर बहुत ज़्यादा दबाव बन चुका था। जगह जगह उनकी बदनामी हो रही थी। इवन सोनम के भाई ने भी कहा था कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, और यहाँ से सोनम को पकड़ के बांग्लादेश ले गए हैं, और अक्सर ऐसा होता है। और जो पुलिस है जानबूझ करके इस केस को सॉल्व नहीं कर रही है, क्योंकि वो भी इसमें पूरी तरीके से मिली हुई है। तो ये सब बातों को लेकर के जो मेघालय पुलिस है बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थी। मेघालय की सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी। इधर सोनम यूपी में है और राज कुशवाहा इंदौर में, ताकि किसी को कोई भनक भी ना लग सके, और या यूँ कहें किसी को ज़रा भी शक ना हो। और यहीं से मेघालय पुलिस के जो कान हैं खड़े हो जाते हैं, और उनके माइंड में सोनम को लेकर के एक अलग ही इमेज अब बनने लगती है। अभी तफ्तीश आगे बढ़ ही रही थी कि 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। अभी तक जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो 20 मई से लेके 26 मई तक की सुनाई है। डेड बॉडी मिलने के बाद से ही जो है मेघालय पुलिस की जो तफ्तीश थी वो गुमशुदगी से हटके एक मर्डर मिस्ट्री की तरफ डाइवर्ट हो गई, और सोशल मीडिया का हैंडल देखने के बाद उसका जो पहला शक था वो सोनम पे गया। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाँ, मेघालय पुलिस से थोड़ी सी गलती हुई है। इस केस को मतलब उसने लेट हैंडल किया। यहाँ पर मेघालय पुलिस को उसी दिन से 26 मई से जब दोनों के भाई उनके पास गए थे एफआईआर लॉन्च करनी थी, तो मेघालय पुलिस को उसी टाइम ही उन दोनों बच्चों का मोबाइल जो है वो ट्रेस करना चाहिए था, क्योंकि नंबर तो उनके पास थे, तो वो आसानी से उनकी लोकेशन ट्रेस कर सकते थे, या किन से उन्होंने कितने टाइम क्या बातचीत करी है वो सब कुछ वो इजीली ट्रेस कर सकते थे। तो यहाँ पर मेघालय पुलिस से थोड़ी सी लापरवाही हुई है। इससे पुलिस को उसी टाइम पता लग जाता है कि सोनम और राजा इस दौरान किस किस के टच में थे, उन्होंने किसको कब कब बात की, कितनी बार कॉल किया।
अब जो है मेघालय पुलिस बगैर किसी को अपने प्लान के बारे में बताए हुए अपने प्लान में आगे बढ़ती है और वो सबसे पहले अपनी तफ्तीश के लिए वो सीसीटीवी जो फुटेज है वो खंगालती है। उसके लिए वो सबसे पहले उसी खाई में जाती है जो 3000 स्टेप्स नीचे जाकर के थी, जहाँ पर राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलती है। तो वहाँ के वो आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो जगह जो थी बहुत ज़्यादा खाई में थी तो वहाँ पर इतने सारे कैमरे नहीं लगे थे। लेकिन हाँ, कुछ ही दूर पर उसको पुलिस को एक कैमरा मिलता है तो वो उसकी फुटेज खंगालती है और जैसे ही वो उसकी फुटेज चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका अभी तक जो अंधेरे में वो तीर मार रही थी वो उसको कुछ कुछ सही होता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि उस कैमरे में 3 अननोन पर्सन्स के साथ सोनम रघुवंशी भी दिखाई दी थी। और वो जो फुटेज थी जिसमें सोनम दिखाई दे रही है उन 3 अननोन पर्सन्स के साथ, वो फुटेज थी 23 मई की दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच। और पुलिस की थ्योरी के या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो राजा की डेथ हुई थी वो 23 मई को दोपहर लगभग 12 से 1:30 के बीच में हो चुकी थी। तो यहाँ से मेघालय पुलिस का जो शक था वो अब शक ना रह करके वो कंफर्म्ड हो गया था। और फिर यहीं से मेघालय पुलिस ने अपने जांच का दायरा बड़ा कर लिया। उसने उस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने स्टार्ट कर दिए, जो जहाँ पर वो लोग ठहरे थे, जहाँ जहाँ वो लोग गए थे सोनम और राजा। तो वो सारे सीसीटीवी 42 लगभग 42 सीसीटीवी कैमरेज थे, उन सब की फुटेज उन्होंने चेक करी और मोस्टली सारे कैमरास में सोनम उन तीनों सस्पेक्ट्स के साथ नज़र आई। लेकिन जो बाकी फुटेजेस थी उसमें सोनम उन 3 सस्पेक्ट्स के साथ डिस्टेंस में खड़ी हुई नज़र आई, लेकिन जो 23 मई का फुटेज था उसमें सोनम उन तीनों सस्पेक्ट्स के साथ काफ़ी करीब खड़ी हुई दिखाई दी। खैर कोई बात नहीं, मेघालय पुलिस से डिले तो हुई, लेकिन उसने और ज़्यादा देर न करते हुए इस केस पे तुरंत कार्रवाई की और अब ये केस जो था मिसिंग से हटकर मर्डर मिस्ट्री पर आ गया। सीसीटीवी फुटेजेस देखने के बाद पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया जिससे सोनम कांटेक्ट में थी। उसने सबसे पहले सोनम के कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया। जब सोनम की कॉल डिटेल्स ट्रेस की गई, फ़ोन ट्रेस किया गया, तो पुलिस को पता चला कि 23 मई को दोपहर 2 बजे के बाद से सोनम जनरली अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ करके 2 लोगों के कांटेक्ट में रेगुलर थी। जिन 2 नंबर्स के साथ सोनम कांटेक्ट में थी रेगुलर, उनमें से एक नंबर की लोकेशन जो थी अभी भी मेघालय ही दिखा रही थी। अब जो पुलिस है वो थोड़ा सा चौंकी। पहले तो पुलिस को लगा कि हो सकता है ये जो लोकल नंबर दिखा रहा है, मतलब वहीं मेघालय की लोकेशन का नंबर दिखा रहा है, वो शायद किसी लोकल गाइड का हो या स्टे होम का हो जहाँ पर सोनम और वो ठहरे थे, या गाइड का हो, या जहाँ से उसने स्कूटी ली हो उसका हो। मतलब अभी तक उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ये नंबर इनमें से किसी का हो सकता है। लेकिन जब छानबीन करी पुलिस ने तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई, क्योंकि वो नंबर इनमें से किसी का नहीं था। और दूसरा जो नंबर था जिससे वो रेगुलर कांटेक्ट में थी, वो नंबर था इंदौर का। इंदौर का जो नंबर था वो था राज कुशवाहा का।
अब जो है पुलिस ने धीरे धीरे अपनी तफ्तीश शुरू करी, क्योंकि दूसरा नंबर उसे पता लग गया था कि वो इंदौर का है, लेकिन जो पहला नंबर था वो पुलिस को अभी भी नहीं पता चल रहा था कि ये किसका है। तो इसके लिए उसने सारे लोकल्स के सीसीटीवी फुटेजेस थे उनको खंगालना शुरू किया। इसके लिए पुलिस ने जो पूरा क्राइम सीन था उसको दोबारा से रिविज़िट किया। तो जब क्राइम सीन को मेघालय पुलिस रिविज़िट कर रही थी तो उसको उस स्पॉट पे बहुत सी चीज़ें मिली, जैसे रेनकोट मिला और जैकेट मिली, और कुछ दूरी पर वो स्कूटी भी मिली जिस पर जो राजा और सोनम ने रेंट पे ली थी। अक्सर टूरिस्ट लेते हैं ऐसे एरियाज़ में घूमने फिरने के लिए। तब मेघालय पुलिस ने पहली बार इंदौर पुलिस से कांटेक्ट किया और मेघालय पुलिस के लिए अभी तक जो मिसिंग पर्सन थी सोनम, वो अब मिसिंग पर्सन ना होकर के क्राइम्स सस्पेक्ट थी। और उसी दिन से यानी कि 23 मई से ही मेघालय पुलिस को पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि राजा रघुवंशी के मर्डर में उसकी खुद की पत्नी सोनम पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है। और इसी थ्योरी पर काम करते हुए मेघालय पुलिस ने ये सब चीज़ें इंदौर पुलिस से शेयर करी और फिर इंदौर पुलिस ने हेल्पिंग हैंड्स दिखाते हुए इस केस को आगे प्रोसीड किया। और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए इंदौर पुलिस ने राज कुशवाहा और उन 3 सुपारी किलर्स को पकड़ा। और जब वो चारों पकड़े गए तो उन्होंने पूरी कहानी से बताई कि 23 मई को ही राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। और जो हत्या है वो वहीं 3000 स्टेप्स नीचे जाकर वहीं पर जहाँ वो झरना है वहाँ तक ये तीनों राजा और सोनम गए थे, क्योंकि एक दिन पहले ही इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। और वहीं पर वो गहराई में वहाँ पर काफ़ी सुनसान था, वहाँ कोई था नहीं, तो वहीं पर इन तीनों ने मिलकर वो दाव जो इन्होंने गुवाहाटी के आसपास से ही खरीदा था उससे राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। साथ ही उन सुपारी किलर ने बहुत ही हैरान करने वाली बात बोली कि जब वो दाव लेकर के राजा को मारने के लिए जा रहे थे तो काफ़ी हिचकिचा रहे थे, उनको मतलब सही नहीं लग रहा था। और लेकिन जो सोनम थी वो थोड़ी दूरी पर थी। जब वह हिचकिचा रहे थे, उनका हाथ नहीं उठ रहा था, तब सोनम ने उनको कमांड करी कि हिट हिम हिट हिम हिट हिम। और सोनम के ऑर्डर देने के बाद उनमें से एक पहले राजा के सिर के पिछले हिस्से में फिर आगे के हिस्से में वार करता है। जब वो वार करता है तो इत्तेफाकन राजा के खून के छींटे, कुछ छींटे उसके जैकेट पर आ गिरते हैं। जब वो खून के छींटे उसके जैकेट पर आकर गिरते हैं तो वो थोड़ा घबरा जाता है कि अगर वो ये जैकेट पहन के जाएगा तो लोग उसको पकड़ लेंगे और उसको मारेंगे। तो वो डर के मारे वो जैकेट वहीं राजा की लाश के पास छोड़ देता। उसने जैसे ही अपना जैकेट उतारा तो सोनम ने अपना रेनकोट उसको दे दिया, लेकिन जो सोनम ने वो रेनकोट दिया था उस पर भी खून के छींटे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि जब राजा को मारा जा रहा था तो सोनम राजा से बहुत दूरी पे नहीं थी, नज़दीक ही थी। अब रेनकोट पर जो वो खून के छींटे थे
उसका इस्तेमाल वो पुलिस को गुमराह करने के लिए करते हैं और उस रेनकोट को भी वो उस डेड बॉडी से कम 6 किलोमीटर दूर भी जाकर फेंक देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। उसके बाद ये तीनों सुपारी किलर वहाँ से चले जाते हैं, गुवाहाटी चले जाते हैं और फिर वहाँ से अपने अपने ठिकानों पर चले। और फिर उसी रात सोनम भी निकल जाती है और फिर इंदौर पहुँच जाती है। अब ये तो थी वहाँ तक की कहानी। अब इन तक पहुँचने में एक और चीज़ ने पुलिस की बहुत बड़ी मदद करी, वो थी स्कूटी जो राजा रघुवंशी और सोनम ने घूमने के लिए किराए पे ली थी। सेम जब ये तीनों के सुपारी किलर वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें पता है कि पहाड़ी की आड़ी टेढ़ी रास्तों में जाने के लिए कोई साधन चाहिए, और यहीं पर ही उन्होंने गलती कर दी उनमें से एक ने। एक्चुअली हुआ क्या कि आप लोगों को भी पता है कि जब कोई ऐसी जगह पे टूरिस्ट प्लेसेस पे स्कूटी या व्हीकल रेंट पे लेते हैं तो उसके लिए एक आईडी प्रूफ देना होता है, और चूँकि इन सुपारी किलर्स के पास कोई फेक आईडी तो थी नहीं, तो इनमें से एक ने स्कूटी रेंट पे लेने के लिए अपनी जो ओरिजिनल आईडी थी उसकी फ़ोटोकॉपी दे दी, और यहीं से यहीं से वो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया पुलिस को तफ्तीश करते हुए। और जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी तो वहाँ पर कुछ ही ऐसे लोग थे, ये रेंट पे देने वाले स्कूटी वगैरह, तो पुलिस को बहुत मुश्किल नहीं हुई उन तक पहुँचने पर, बहुत आसानी से पुलिस उन तक पहुँच गई, क्योंकि बहुत गिने चुने लोग ही थे जो इस तरीके का काम करते थे वहाँ पर, टूरिस्टों को स्कूटी वगैरह किराए पे देने का। तफ्तीश में पुलिस को पता लगा कि 22 मई को 3 लोगों ने स्कूटी किराए पे लिया था। उनके ज़रिए पुलिस उनके आईडी तक पहुँची। आईडी में जो उन्होंने आधार कार्ड दिया था उससे उनके इंदौर का पता चला। तो हम कह सकते हैं कि कॉल डिटेल के साथ साथ आईडी कार्ड ने भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया इस जांच को आगे बढ़ाने में, इस मर्डर मिस्ट्री को आगे बढ़ाने में। उस आईडी कार्ड से अब जो पुलिस थी उसके पास सुपारी किलर में से एक का अब चेहरा भी उनके हाथ लग चुका था। फिर इस तरीके से पुलिस एक एक कर उन तक पहुंची और 4 को गिरफ्तार किया। तो जब एक एक करके उन 4 को गिरफ्तार किया तो अब सोनम को डर लगा कि अब खेल खत्म, इसलिए वो 9 जून को खुद गाजीपुर ढाबे पर पहुंच गए और इस तरह ये 5 जो हैं पकड़े गए। जब पहली बार सोनम पर शक हुआ था मेघालय पुलिस को, तब मिसिंग केस के बाद तो मेघालय पुलिस ने एक एसआईटी टीम बनाई और उस एसआईटी टीम ने इस ऑपरेशन को एक नाम दिया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन हनीमून। ऑपरेशन हनीमून इसलिए क्योंकि राजा और सोनम हनीमून मनाने आए थे। एक का कत्ल हो चुका है, दूसरी गायब थी और जो गायब थी वही शक के घेरे में थी। और इसी के साथ 9 जून ऑपरेशन हनीमून के एक पार्टनर के साथ अरेस्ट, उस पार्टनर को अरेस्ट करने के साथ ही ऑपरेशन हनीमून खत्म हुआ। लेकिन इसी कहानी के साथ, इसी मर्डर मिस्ट्री के या यूँ कहीं ऑपरेशन हनीमून के एक पार्टनर की गिरफ्तारी के बाद एक बात जो बहुत लोगों में उठ रही है, जिसको जानने की उत्सुकता है लोगों को, वो ये कि सोनम ने राजा से शादी क्यों करी जब वो उससे प्यार ही नहीं करती थी।
वो चाहती तो अपने प्यार राज कुशवाहा के साथ भाग सकती थी, अपने घर वालों को कन्विंस कर सकती थी, या कुछ भी करके राजा को शादी के लिए मना कर सकती थी। तो उसने आखिर ऐसा क्यों किया? तो इसकी भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है। मैं चाहती तो आपको अभी बता सकती थी, लेकिन मैं चाहूँगी कि उसको जानने के लिए आप मेरे अगले व्लॉग को देखें। उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या बात थी जो सोनम ने राजा के साथ सोनम को शादी करनी पड़ी और उसके बाद उसका मर्डर भी करना पड़ा। कहानी को जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मोटिवेट ज़रूर करना।